सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड स्वागत करती हूं आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक हम फिल्टर करके सिर्फ और सिर्फ उन मुद्दों को पहुंचाएं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव रेलिवेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट, टारगेटेड और पावरफुल बनाने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ CD, यूट्यूब, डेली रिचुअल्स पर, जिसके माध्यम से हम आपकी तैयारी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू इन तीनों ही लेवल्स पर करवा रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे प्रोग्राम्स जब भी लाइव होंगे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी और आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आइए नजर डालते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं आपके लिए। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स लेवल पर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू प्रोग्राम, जहां आपको एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बताई जाएगी, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाएंगे जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मेंस और प्रीलिम्स को कंबाइन करके हम आपके लिए लाए हैं 3 प्रोग्राम्स, जिसमें करंट अफेयर डेली एनालिसिस तो है ही है, जहां हम डेली न्यूज पर फोकस करते हैं, उससे रेलिवेंट हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसे देखते हैं और किस तरीके से उसको हम मेंस और प्रीलिम्स में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी देखते हैं। दूसरे नंबर पर हमारा है एडिटोरियल और ओपेड एनालिसिस, जहां पर आपको डेली एडिटोरियल्स को एनालाइज करके बताया जाता है कि किस मुद्दे पर बात हुई है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको अपने आंसर्स में डालना है और समझना है। तीसरा प्रोग्राम हमारा है डेली एक्सप्लेनर्स का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सभी इंसाइट्स और उसकी एनालिसिस, और ये टॉपिक्स आपके स्टैटिक एज वेल एज करंट पोर्शन दोनों से ही रिलेटेड होते हैं। बात करें अगर हमने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को कैसे क्लब किया आपकी तैयारी के लिए, तो इसके लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए वीकली वेबिनार सेशंस विद नन अदर देन आवर यूपीएससी सीएससी टॉपर्स। तो इस प्रोग्राम के तहत आप जुड़ सकते हैं हमारे टॉपर्स के साथ, जान सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी तैयारी से लेकर अपनी कामयाबी तक का सफर कंप्लीट किया, क्या क्या स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपनाई, क्या क्या सोर्सेज उन्होंने रेफर किए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में हमारे लिए खास क्या है। सबसे पहली खबर हमारी है ओमिक्रॉन स्केयर ग्राउंड्स इंटरनेशनल फ्लाइट प्लान से रिलेटेड, यानी कि ये जो पूरी की पूरी हमारी न्यूज़ है, ये कोविड के 3rd वेरिएंट से रिलेटेड है, जिसका नाम दिया गया है ओमिक्रॉन। ओके, जीएस पेपर 3 का ये टॉपिक है, राइट। और ये खबर हमारी डायरेक्टली है किसको टारगेट कर रही है, ये टारगेट कर रही है हमारे इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, वो लोग जो दूसरे देशों से हमारे देश में आ रहे हैं। और 6 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस हमें मिले हैं जो दूसरे देश के पैसेंजर्स हैं उनसे अब तक, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है वो है कि एट रिस्क कंट्रीज क्या हैं, वो कौन से देश हैं जिनको कहा गया है एट रिस्क कंट्रीज। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, राइट, इस पैराग्राफ में ये यहाँ पर कि एट रिस्क कंट्रीज। तो ये जो कोविड केसेस हैं ये वहां से आने वाले लोगों में देखे जा रहे हैं, रिपोर्ट किए जा रहे हैं। 11 इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात की जा रही है एट रिस्क कंट्रीज में, और ये जो देश हैं इनका नाम है यूनाइटेड किंगडम्स, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। मींस ये जो कुछ देश हैं, यहाँ से आने वाली जो फ्लाइट्स थी बेसिकली, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे ओमिक्रॉन वायरस से रिलेटेड। वहां से इन्हें हाई रिस्क कंट्रीज या एट रिस्क कंट्रीज कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पूरे वायरस को, ठीक है, ओमिक्रॉन को, इसका वेरिएंट क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, इसको कवर किया है हमने ऑलरेडी
27 नवंबर के एक्सप्लेनर में। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, ये उसका आउटलुक है, आप इससे सर्च कर सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। हमारी दूसरी खबर है जीएसटी कलेक्शंस को लेकर। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको अभी हाल ही में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और आज भी इससे रिलेटेड जो न्यूज़ आई है उसे हम देखेंगे। तो देखिए, हुआ ये है कि जीएस पेपर 3 का इकोनॉमी का इशू है, ये हम सबको पता है। जो इस न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो जीएसटी कलेक्शंस हो रहे हैं ना, उसमें ग्रोथ पाई गई है, उसमें सर्ज पाया गया है, राइट। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि 1,31,526 करोड़ रुपए, ओके, का कलेक्शन हिट हुआ है। दैट इज 1,31,526 करोड़ ऑफ कलेक्शन हैज बीन हिट इन दी नवंबर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, दैट मीन्स कि ये एक सर्ज जो है कलेक्शन में देखा गया है जीएसटी के। और मैं आपको बता दूं कि ये भी मेंशन है इस न्यूज़ में कि दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट सिंस द जीएसटी हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। और जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2017 जुलाई में, ऑलराइट। So this is how this news becomes important, and also this is the second month in a row that collections have crossed 1.3 lakh crore rupees, ठीक है। तो ये जो 1,31,000 है, मीन्स 1,30,000 के बाद ये दूसरी बार जो है क्रॉस हुआ है, इट इज द सेकेंड टाइम, ओके। नाउ अनदर एस्पेक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हेयर इज लाइक टैक्स फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स जो हैं, राइट। द टैक्स फॉर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, हम जो भी इम्पोर्ट करते हैं ना गुड्स, उसके लिए भी एक टैक्स लगाया जाता है, वो इस बार 43% हायर गया है। और इसके साथ साथ जो हमें रेवेन्यूज मिलते हैं फ्रॉम द डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स, एंड दीज ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये हमारा 20% हायर गया है। मीन्स दोनों ही सर्विसेज एंड गुड्स पर हायर स्टेक गए हैं, ओके। और ये टैक्स कलेक्शंस की रिपोर्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड विथ जीएसटी। सो जीएसटी को बोला गया है वन नेशन वन टैक्स। ये आप अपने मेंस आंसर में डाल सकते हैं, इंट्रो या कंक्लूजन कहीं भी। और ये तमाम टैक्सेस हैं, लाइक लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रा, एंटरटेनमेंट, एक्साइज, सीएसटी एंड वैट, ये सारे को मिलाकर अब एक टैक्स कर दिया गया है, दैट इज जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और इसीलिए इसको वन नेशन वन टैक्स कहा जा रहा है, ओके। आगे देखेंगे आप, ये जो स्लाइड है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मुझे मिला था ये, तो मैंने आपके लिए डाल दिया। ये इस एक स्लाइड में ना आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। वैसे तो आप सभी को पता भी होगा बिकॉज जीएसटी जो है पुराना टॉपिक हो चुका है, बट स्टिल इन ऑर्डर टू रिवाइज यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हेयर। व्हाट इज जीएसटी, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों अमेंड किया जाना चाहिए, टैक्सेस कौन कौन से हैं, कंपनसेटिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, इंटर स्टेट मूवमेंट्स क्या हैं, और बाकी जो एल्स जानकारियां हैं वो सारी आप यहाँ से देख सकते, पढ़ सकते हो। नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो हेयर इज अ एडवाइस फॉर यू ऑल टू प्लीज मेक नोट फ्रॉम दिस स्लाइड, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से इसको कवर किया है यहाँ पर। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपनी आगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये प्लीज़ इसको सॉल्व करके बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा, ओके। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द जीएसटी बिल ऑफिशियली कॉल्ड। यहाँ पर कुछ 3-4 नाम दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इस बिल को ऑफिशियली क्या कहा जाता है, ओके। वेदर इट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल, whether it is 122nd amendment bill 2016 या फिर 132nd amendment bill 2016। ये बिल्कुल मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे गलत प्रूव करो और इसका सही आंसर बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। अच्छा, कुछ बच्चों ने कल आंसर्स दिए थे एंड आई एम ग्लैड कि रेगुलर जिस तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिससे आपकी तैयारी और एक लेवल बढ़ती जा रही है। सो डो नॉट स्टॉप दैट एंड कंटिन्यू आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, ओके। चलिए आगे चलते हैं। हमारी जो दूसरी खबर है वो है यूपी रिपोर्ट से रिलेटेड।
यूपी रिपोर्ट्स मोस्ट यूएपीए अरेस्ट, जीएस पेपर 3 का टॉपिक अगेन। अच्छा, यूएपीए क्या है तो मैं आपको बता दूं, यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। 1967 में ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। आपने सुना होगा कई बार टाडा का रेफरेंस, राइट, वो भी इसी में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है, रिलेटेड है, को रिलेटेड है बेसिकली। देखिए ये सारे जो एक्ट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मेंस पर्सपेक्टिव से। देखिए प्रीलिम्स में तो पूछ सकता है, प्रीलिम्स में आपसे फैक्चुअल डेटा पूछ सकता है, या लेट्स से कि इससे रिलेटेड लेजिस्लेशंस पूछ सकता है, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स पूछ सकता है। लेकिन मेंस में एंड अलोंग विद दैट आपके एसए पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि आप इसको अगर मेंशन करोगे, सपोजिटली आपके पास अगर टेररिज्म से रिलेटेड आया क्वेश्चन, ठीक है, या आपके पास ऐसे आया टेररिज्म पर, तो वहां आप इसको बिल्कुल कोट कर सकते हो एज इट इज, उठा करके बिना सोचे, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट बना लेना आप लोग कि भाई एक्ट क्या है, अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ और कब आया, और इसका रिलेशन कैसे है टेररिज्म वगैरह से, और कौन सा स्टेट इसमें क्या कर रहा है, जो बेसिकली आज की न्यूज़ है। अभी मैं आपको समझाऊंगी कि क्या बात की गई है, ठीक है। तो देखिए जो ये पूरा एक्ट है ना, इट इज एम्ड एट द इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज, जैसा कि ये नाम है इसका, यूए, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज। सो इट इज रिलेटेड विथ इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन इन इंडिया। इंडिया में, हमारे देश में जो भी अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, उससे रिलेटेड अगर कोई केस आएगा तो वो यूएपीए के अंडर देखा जाएगा। और ऐसा स्टेट जहां से कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जब हम इसको सुनते हैं ना, टेररिज्म वर्ड जब हमें स्ट्राइक करता है तो हमें लगता है कि यार ये तो पक्का जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड होगा, बट ये बात यहाँ पर बहुत नहीं है कि जी नहीं, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, बल्कि यूपी इज एट द टॉप, एंड यूपी हैज बीन फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर एंड देन मणिपुर, ठीक है। जनरली बॉर्डर एरियाज में टेररिज्म के एक्ट्स, अनलॉफुल एक्टिविटीज वाले एक्ट्स देखे जाते हैं, बट यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल आगे झंडा गाड़े हुए है, विच इज अ बैड थिंग। दिस इज नॉट समथिंग टू बी बूस्ट अप, बिकॉज येस, दिस इज अ बैड इशू। जो हमारे यूएपीए अरेस्ट हो रहे हैं, जो हमारे यूएपीए एक्ट्स हो रही हैं, जो क्राइम्स हो रहे हैं, वो कम से कम होने चाहिए। और देखिए ये जो मैप आप देख सकते हैं ना, जो ये इमेज दी हुई है, इसमें बताया हुआ है कि जो ये 3 स्टेट्स हैं हमारे, दैट इज यूपी, जम्मू कश्मीर एंड मणिपुर, इन 3 जगहों से, इन 3 एरियाज से हमारा 70% अरेस्ट आता है, ठीक है। 2020 का ये डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है। और कौन से स्टेट से कितने हैं ये भी बताया, मणिपुर से 225 अरेस्ट हुए हैं, यूपी से 361 हुए हैं, जम्मू कश्मीर से 346 हुए, महाराष्ट्र से 7 हुए हैं, केरला से 24 हुए हैं, और तमिलनाडु से 92 हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें, और जो ये ग्रे वाला एरिया है ना, ये वो स्टेट्स हैं जहां से एक भी अरेस्ट नहीं हुए। सी, आई हैव पॉइंटेड इट आउट विथ अ रेड डॉट ऑल्सो, ठीक है। तो ये वो एरियाज हैं जहां से कोई अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये पूरी बात कह रहा है ये आर्टिकल। अब अगर हम आगे चलें तो देखें कि भाई ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल जो कि 2019 में लाया गया था, ये क्या था। अच्छा देखिए, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में, क्या यूएपीए एक्ट को नहीं, यूएपीए अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन वो पास भी हो गया 24 जुलाई तक 2019 को, और राज्यसभा में हो गया वो 2 अगस्त 2019 को, ठीक है। इसके तहत कुछ चीजें आई। सबसे पहली चीज हमारी जो ये इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो ये यूएपीए एक्ट है ना, ये सिर्फ इंडियंस पर नहीं लागू होता है। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स, ओके। सो पीपल कैन बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए एक्ट फॉर दिस, ओके। सेकेंडली अगर हम देखें तो इन जून 21 वाइल डिलीवरिंग अ जजमेंट डिफाइनिंग द कंटोर्स ऑफ द अदरवाइज, ठीक है, एक इसके अंदर कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 15, सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 ऑफ दिस यूएपीए एक्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट थी हमारी, इट हैज लेड डाउन सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू व्हाट, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सेक्शन 15, 17 एंड 18 ऑफ द यूएपीए एक्ट, की भाई अगर आपको ये करना है तो उससे रिलेटेड ये प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने होंगे।
और क्या कहते हैं ये तीनों हमारे सेक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। सेक्शन 15 हमारा कहता है, सेक्शन 15 एनग्राफ्ट्स द ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट, कि भाई साहब टेररिस्ट एक्ट आखिर है क्या, ठीक है, इसको कवर करता है। सेक्शन 17 जो है हमारा, वो बताता है अबाउट दी पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर कमिटिंग अ टेररिस्ट एक्ट। पहले तो भाई टेररिस्ट एक्ट क्या हुई, देन उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट्स हैं, कि अगर आप टेररिस्ट एक्ट को करने के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हो, फंड्स रेज कर रहे हो, तो उसकी बात जो है यहाँ पर की गई है सेक्शन 17 में। और सेक्शन 18 जो है हमारा, वो बताता है पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एटसेट्रा टू कमिट अ टेररिस्ट एक्ट और एनी एक्ट प्रिपरेटरी टू कमिट टेररिस्ट एक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर आप टेररिस्ट एक्ट कमिट करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, प्लान अप बना रहे हो या तैयारी कर रहे हो, तो उसके बारे में ये बताता है हमें सेक्शन 18, ठीक है। ये तीनों सेक्शंस एज इट इज प्लीज याद कर लेना, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में अगर पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी चीज कि अगर इन केस यूएपीए एक्ट से रिलेटेड आपको मेंस क्वेश्चन पूछता है, राइट, तो वहां पर जरूर मेंशन करना कि ये तीनों क्या हैं। यू नीड नॉट गो एंड राइट इन अ वेरी डिटेल फॉर्म, जस्ट राइट सेक्शन 15 डैश टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 17 डैश पनिशमेंट फॉर रेजिंग फंड्स related to with regards to terrorist act, and section 18 punishment for conspiracy oblique preparatory to terrorist act, ठीक है। जस्ट ये आप अगर 3-4 चीजें कवर अप कर रहे हो, बिलीव मी योर आंसर इज वेरी पावरफुल, इट इज गोइंग टू बी ओके। और अच्छा, जो ये बिल आया था ना हमारा 2019 में, इसके रिगार्डिंग एक एजेंसी है जिसको हम बोलते हैं NIA, राइट, उसको एम्पावर किया गया है टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशंस, ओके, टू सीज द प्रॉपर्टी एंड इंक्लूजन ऑफ अनदर टेरिटरी इन द एक्ट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज देख लेना, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट EU plans 300 billion infra fund to counter China's BRI, ठीक है। सो जो हमारा यूरोपियन यूनियन है, दिस न्यूज इज बेसिकली अबाउट दैट। GS पेपर 2 का इशू है, ओके, EU एंड चाइना, ठीक है, यूरोपियन यूनियन एंड चाइना के रिलेशनशिप की कहीं ना कहीं बात है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, यूरोपियन यूनियन को एंड एज वेल एज चाइना को हम पता नहीं कितने दिनों से न्यूज में लगातार देखे जा रहे हैं। सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन प्लान्स 300 बिलियन इंफ्रा फंड टू काउंटर चाइनाज BRI। नाउ व्हाट इज दिस BRI? This is Belt Road Initiative of China. We are well aware of this initiative, क्योंकि ये ट्रेड को जो है इन्हांस करता है, चाइना को एक डायरेक्ट एंट्री देता है इन दी एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। और जो EU है वो एक प्लान के साथ आ रहा है दैट आई विल क्रिएट 300 बिलियन इंफ्रा फंड्स, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है वो 300 यूरो डॉलर्स का, या हम ये कहें कि 340 डॉलर्स बिलियन डॉलर का एक फंड ला रहा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जिससे कि जो चाइना का BRI है उसको काउंटर किया जा सके, ठीक है। चाइना और EU के बीच में ये है, और इसको कहा गया, ये जो फंड की जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इसको कहा जा रहा है कि भाई इट विल बी अ ग्लोबल गेटवे। Now, what is Global Gateway? So, the Global Gateway is a roadmap for major investment in infrastructure development around the world. Okay? So, this is all about this. And this Global Gateway, इसको जो है एम किया जा रहा है, जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है, that is aiming 2021 to 2027 टाइम पीरियड, कि इस टाइम के अंदर अंदर हमें जो है पूरा अपना स्ट्रैटेजी पूरा जो है बेसिकली इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर सकें, ओके ओके ऑल राइट। अच्छा, बेल्ट एंड रोड के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी देखते हैं आगे क्या है न्यूज़ में। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट इंडिया जॉइन्स G20 ट्रायोका विथ इंडोनेशिया एंड इटली। GS पेपर 2 का अगेन इनिशिएटिव।
Now the question of mine is, what is ट्रायोका? What is ट्रियोका? So ट्रियोका is the, क्या होता है ट्रियोका में? जो टॉप ग्रुपिंग होती है ना G20 नेशंस की, ठीक है, when it consists of the current, the previous and the economic presidencies, ठीक है, मतलब कि एट प्रेजेंट कौन जो है उसकी प्रेसिडेंटशिप ले रखा है G20 नेशन की, पहले किसके पास थी, एंड सेकेंडली कि आने वाले टाइम में किसके, मीन्स अगर हम कहें इस न्यूज के अकॉर्डिंग, सो एट प्रेजेंट इट इज विथ which country, then in 2020 it is with which country, and in 2021 in 2022 it is going to be with which country, ठीक है। तो ये अभी का, पहले का और आने वाले टाइम का, आने वाले ईयर के बारे में है ट्रायोका जो है। और इसके अंदर जो हमारे 3 नेशंस है वो हैं इंडोनेशिया, इटली एंड इंडिया, ओके। मीन्स 2023 में who is going to be the president, the chair of G20? It is India, not the president but the presidency, ठीक है। So India will assume the G20 presidency, ठीक है। और ये इनको मिलेगा कब? नेक्स्ट ईयर 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है, इसी टाइम पे अगले साल, ओके। अच्छा, जो थीम है हमारी नेक्स्ट की वो है रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर, ओके। नाउ द क्वेश्चन अज्यूम्स कि भाई ये G20 है क्या? सो आई नो यू ऑल मस्ट बी नोइंग दिस कि व्हाट इज एक्चुअली G20 इज, G20 आखिर क्या है? सो G20 कुछ नहीं है, G20 जो है दैट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड द EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन, विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक। अच्छा, जो ये EU का और बेलारस का जो इशू था ना, आज के न्यूज़पेपर में भी इसका वो है, एडिटोरियल में आप देख सकते हैं इसको ऑलरेडी कवर किया जा चुका है हमारे एडिटोरियल एनालिसिस में, तो प्लीज़ उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये सारे आज की डेट में जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो G20 मेंबरशिप है वो टोटली अगर हम देखें तो 2/3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं पॉपुलेशन, ठीक है, जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है उसमें से 2/3 जो है वो ये G20 नेशंस हमारे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट 85% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है इनसे, एंड 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड G20 नेशन से हमें मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर। देख सकते हो आप, ये जो मैप मैंने यहाँ पर दिया है इट इज दी G20 कंट्रीज का मैप, ठीक है। तो इसको प्लीज एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन कौन से देश हैं जो इसमें हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर और है कि देखो, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका ये G20 इकोनॉमीज में नहीं आते हैं, ओके, लेकिन फिर भी G20 समिट में इनको इनवाइट किया गया था फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन विद रिगार्ड्स टू देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स इन दी फोरम, ओके। सारे देशों के नाम, उनकी GDP वगैरह सब कुछ मेंशन है। बहुत अच्छा मैप मुझे लगा तो मैं ये आप लोगों के लिए ले आई यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट न्यूज हमारी है गिफ्ट सिटी इमर्जिंग एज इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड सिटी, ठीक है। अब गिफ्ट सिटी, पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हेडलाइन में से भी 2 चीजें निकली, गिफ्ट सिटी क्या है, प्रीलिम्स के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से इसको हम कहते हैं गिफ्ट सिटी, ठीक है। क्या है? गुजरात इंटरनेशनल का I, फाइनेंस का F और टेक सिटी का T हो गया ना गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी जो है इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन गांधीनगर इन गुजरात। इट इज लोकेटेड वेयर? इन गांधीनगर गुजरात। मैप जरूर देख लीजिएगा इसका एक बार ना। दूसरी चीज यहाँ पर ये निकल के आती कि भाई ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या है। एक ही हेडिंग में बेसिकली 2 न्यूज़ेस जो हैं यहाँ पर निकल कर आ गई हैं कि ग्रीन फील्ड सिटी क्या है। सो अ ग्रीन फील्ड सिटी इज एन अंडर डेवलप्ड एरिया वेयर ग्रेटर डेवलपमेंट इज प्रपोज्ड अलाउइंग इट टू डेवलप इनटू अ सिटी, ठीक है। तो ये न्यूज़ हमारी इससे ही है। और जो गिफ्ट सिटी है उसको इंडिया की पहली ग्रीन फील्ड सिटी कहा जा रहा है। और जो ये हाईलाइटेड पार्ट्स आप देख रहे हो ना, इस आर्टिकल में मैंने जगह जगह हाईलाइट किया, इसको आप एक बार पढ़ भी लेना अगर
चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें एक्चुअली बताया गया कि कौन कौन सी कंपनीज हैं, जैसे एनएससी आया हुआ है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं। एनएससी के अंडर आएगा। 17 बैंक्स हैं, 12 डोमेस्टिक वो हैं, और 5 इंटरनेशनल हैं 17 में से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स इस न्यूज़ में हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इसको मल्टीपल सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो वो एरिया है यहाँ पे 261 एकड़ में है। ऑल्सो जो गिफ्ट सिटी का एरिया है उसका भी दिया हुआ है यहाँ पर 886, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, 886 एकर्स। ओके, ऑल राइट, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी न्यूज हमारी क्या है। सो बटरफ्लाई स्पीसीज रिकॉर्ड इंक्रीज। बटरफ्लाई स्पीसीज की बात की गई है जीएस पेपर 3 प्लस प्रीलिम्स दोनों लेवल से, ये इंपॉर्टेंट है। रिकवर की गई हैं यहाँ पर कुछ स्पीसीज को, और इसके साथ ही साथ एक इंक्रीज भी स्पीसीज की पॉपुलेशन में देखा गया है। कहाँ पर? तो ये है पीछी वजानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ये कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पीछी थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, और दिस इज द सेकेंड ओल्डेस्ट सेंचुरी इन केरला। सो नाउ माय क्वेश्चन हेयर इज विच इज द ओल्डेस्ट सेंचुरी इन केरला, ठीक है। आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में विच इज द ओल्डेस्ट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट था वो 1958 में किया गया था, एंड इट कंसिस्ट ऑफ पल्लापिली नेलियमपथी फॉरेस्ट इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ चिमोनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो इनमें बात की गई है। बेसिकली जो स्पीसीज हैं उनके बारे में कहा गया है। जो दो मेन स्पीसीज हैं इनकी, एक तो सदर्न बर्डविंग, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है सदर्न बर्डविंग के बारे में, और यहाँ पर मेंशन है ग्रास ज्वेल के बारे में। सो सदर्न बर्डविंग सबसे बड़ी है, और ग्रास ज्वेल जो है वो सबसे छोटी बटरफ्लाई स्पीसी मानी जाती है। इसके साथ साथ बुद्धा पिकॉक जो कि स्टेट बटरफ्लाई है केरला की, उसके बारे में भी मेंशन है, ठीक है। और कितने स्पीसीज मिले हैं? 326 फाउंड हुए हैं केरला में, 156 रिकॉर्ड किए गए हैं 242 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही अंदर। और भी कुछ स्पीसीज हैं, उनका नाम यहाँ पर मेंशन है। नीलगिरी ग्रास येलो, ट्रेवनकोर इवनिंग ब्राउन, मालाबार फ्लैश ऑरेंज टेल ऑल, और सदर्न स्पॉटेड एस एंड कॉमन ओनिक्स। इस पूरे डिवीजन में ना 23 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाईज को रेड लिस्ट किया गया है IUCN के अंडर। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारी सदर्न बर्डविंग जो कि सबसे लार्जेस्ट है, और ये है हमारी ग्रास ज्वेल जो कि सबसे छोटी है। ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज है 1160 एलिफेंट्स किल्ड इन अ डिकेड के ऊपर। ये एलिफेंट से रिलेटेड है। 10 साल के अंदर 1160 एलिफेंट्स की डेथ हुई है, और उनके जो कॉज ऑफ डेथ हैं वो नेचुरल नहीं है, ये कहा गया है। और आप मुझे ये बताइएगा, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। यू कैन कमेंट in the comment section, you can write it in the comment section. अच्छा, इस पूरी न्यूज से इंपॉर्टेंट जो डेटा है हमारा वो यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से 741 डेथ्स हुई, ट्रेन हिट से 186 हुई, पोचिंग से 169 हुई, और पॉइजनिंग से 64 हुई। अब देखो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कौन से एरिया से मैक्सिमम डेथ्स हुई हैं और कौन से मिनिमम। मीन्स जो ये डेटा है इसको इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप देख लेना, प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो इस पूरे न्यूज से इंपॉर्टेंट है, कहीं एज सच बहुत बड़ा न्यूज में कहीं कवर अप नहीं किया गया, लेकिन हाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था 1992 में। क्यों? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स, ठीक है। और वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स के उससे भी ये रिलेट करता है। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं कि एलिफेंट्स को बचाना है, उनके हैबिटेट को, उनके कॉरिडोर्स को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। सेकेंडली, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके इश्यूज को एड्रेस करना है। और थर्डली,
जो कैप्टिव एलिफेंट्स हैं उनके वेलफेयर को हमें देखना है। और ये स्कीम लगाई गई थी 16 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में प्रोजेक्ट टाइगर की स्कीम हमारी इम्प्लीमेंट हुई है। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइज। हम यहीं रोकते हैं अपने आज की खबरों के सिलसिले को, पॉज देते हैं और आशा करते हैं कि आज की जो भी रिलेटेड करंट अफेयर कवरेज थी, जो न्यूज़ थी, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी स्टेट करके हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपकी मदद कर सकें। इसके साथ साथ आज का जो पूरा जो न्यूज़ कवरेज था उससे रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, प्लीज़ उसके आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि हम देखें कि आपकी तैयारी कैसी है और हम उसे और अच्छी बनाने में आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हो तो जो समन्वय का लिंक दिया हुआ है उसके फॉर्म को क्लिक करके फिलअप करिए और आपको डेली पीडीएफ्स वहाँ से मिल जाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच गाइज।